नमस्कार। राजस्थान सरकार ने 10 फरवरी 2023 को अपना बजट प्रस्तुत कर दिया और इस बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। हालांकि आपने ये तो देख लिया होगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से या फिर किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कि कौन कौन सी घोषणाएं हुई है, लेकिन आज हम इसमें ये समझेंगे कि किस घोषणा से सरकारी कर्मचारियों को कौन सा फायदा होने वाला है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक घोषणा की है राजस्थान सरकार ने कि कोई भी प्रमोशन हो तो प्रमोशन में निम्न पद के लिए एक निश्चित सेवा अवधि की आवश्यकता होती है। मतलब निम्न पद से उच्च पद पर जाने हेतु कि इस पद पर उसे इतने साल तक सेवा आवश्यक है, उसके बाद में ही वो प्रमोशन में भाग या पदोन्नति के लिए एलिजिबल होगा। न्यूनतम रूप में माना जाता है कि किसी भी पद पर 3 साल पर रहने के बाद में पदोन्नति वो ले सकता है। लेकिन अब इस राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि अब इसमें 2 साल की विशेष छूट दी गई है, यानी कि 1 वर्ष के पश्चात भी अगर वो पदोन्नति के लिए पात्रता सूची में आता है तो उसे पदोन्नति दी जा सकती है। तो ये उन कर्मचारियों के लिए जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है और उनके पास सेवा की अवधि कम बची है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें वो लाभ आसानी से मिल सकेगा। अगला जो है पूर्ण पेंशन हेतु सेवा अवधि 25 वर्ष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है राजस्थान सरकार की ओर से, क्योंकि इससे पहले क्या था कि जब पेंशन जो 100% मिलेगी वो मिलती थी 28 वर्ष की सेवा के पश्चात। अब उसे घटाकर 25 वर्ष कर दिया गया। जैसे मान लीजिए एक कर्मचारी जिसने अपने संपूर्ण जीवन काल में 25 वर्ष तक सेवा की है तो उसे उस अंतिम बेसिक का 50% जो पूर्ण पेंशन होती है उसका लाभ उसे अब दिया जा सकेगा। और ये पहले है वो 56 अर्धवार्षिकी थी, जिसे घटाकर अब है वो 50 अर्धवार्षिकी कर दिया गया है। तो ये उन कर्मचारियों को फायदा होगा जो 28 वर्ष से कम सेवा करने के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते थे और उन्हें पूर्ण पेंशन का लाभ नहीं मिलता था। तो इसलिए विशेषकर 3 साल की विशेष छूट प्रदान की गई है राजस्थान सरकार की ओर से बजट के माध्यम से। एक महत्वपूर्ण पहलू एससीपी जो लगती थी वो पहले दरअसल राज्य सेवा के कर्मचारियों के लिए 10, 20 और 30 के हिसाब से लगती थी और अन्य कर्मचारियों के लिए 9, 18 और 27 के आधार पर लगती थी। लेकिन पहले की एससीपी और इस एससीपी में कुछ बदलाव किया गया। बदलाव क्या किया गया है? पहले जो होता था वो लेवल के अनुसार उसका एससीपी का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब है वो प्रमोशनल लाभ दिए जाएंगे। प्रमोशनल लाभ कैसे दिए जाएंगे इसको हम समझते हैं व्याख्या के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कोई एक सरकारी कर्मचारी जो लेक्चरर बना है, क्या बना है? लेक्चरर, ठीक, सीधी भर्ती में। अब उसका लेवल होता है 12, ठीक है। अब पहले की सुविधा के अनुसार अगर उसे एससीपी दी जाती थी तो वो दी जाती थी लेवल 13 में, और कितने साल बाद? 10 साल बाद प्रथम एससीपी जो लेवल 13 पे ले जाती थी। लेकिन अब उसमें क्या किया गया है, एससीपी तो मिलेगी 9 साल में, पहले 10 साल मिलती थी, अब उसे 9 साल कर दिया। इसके साथ साथ उसका जो लेवल है वो अगले प्रमोशनल लाभ के लिए मिलेगा। जैसे मान लीजिए लेक्चरर है जिसका अगला प्रमोशन होता है वाइस प्रिंसिपल में, और वाइस प्रिंसिपल का जो लेवल है वो L14 है, तो उसे L13 पर न रखकर L14 पर यानी कि प्रमोशनल लाभ दिए जाएंगे। इसमें उन कर्मचारियों को फायदा होगा जिनका डीपीसी में यानी कि पदोन्नति भले ही नहीं हो लेकिन एससीपी के माध्यम से वे सारे लाभ उसे आसानी से मिलते रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से तृतीय एससीपी जो लगेगी, तीसरी एससीपी जो लगेगी वो लगेगी L16 पर, जबकि पहली व्यवस्था के अनुसार अगले 10 साल में मिलती थी लेकिन वो मिलती थी L15 में। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, 9, 18, 27 सभी पर लागू होगा, चाहे वो राजपत्रित अधिकारी हो या अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी हो, सभी को 9, 18, 27 में ही एससीपी लगेगी, लेकिन उससे प्रमोशनल लाभ दिए जाएंगे। पहले है वो केवल लेवल चेंज होता था। लेवल चेंज होने से तात्पर्य है कि 12 से 13 पर जाता था, लेकिन अब 12 से 14 में, क्योंकि अगला जो प्रमोशन है वो 14 पे है वाइस प्रिंसिपल का, उसके बाद में अगला है वो 16 में, ठीक है। तो 15 और 13 एल है वो पार नहीं करने पड़ेंगे, एससीपी जैसे लगेंगे तो उसके बाद में उसका लाभ दे दिया जाएगा, ठीक है।
अगली जो घोषणा की गई है कि वेतन वृद्धि का विकल्प है वो साल में 2 बार। अब क्या होता है कि 1 जुलाई को सभी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है, लेकिन अब ये घोषणा की गई है कि ये सरकारी कर्मचारी के स्वयं पर निर्भर करेगा, यानी कि वैकल्पिक होगा कि वो 1 जनवरी को चुनता है या फिर 1 जुलाई को चुनता है। अब इसमें किसको फायदा होगा? इसमें उन कर्मचारियों को फायदा होगा, मान लीजिए कोई कर्मचारी मार्च महीने में सेवानिवृत्त हो रहा है, तो मार्च महीने में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसे अगली जुलाई में तो इंक्रीमेंट दिया नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में वो जनवरी का लाभ ले सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में सभी को ओपीएस में शामिल किया गया। तो पिछली बार राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि हम राजस्थान में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस ला रहे, लेकिन अब है वो घोषणा की है कि इसके अंतर्गत निगम है, बोर्ड है, विश्वविद्यालय है, उन सभी कर्मचारियों को भी इसमें ओपीएस के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पेंशनर्स की जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अब दरअसल आरजीएचएस, तो आपने सुना होगा कि आरजीएचएस के माध्यम से सभी सरकारी कर्मचारियों को 10 लाख रुपए तक की सीमा में इलाज फ्री दिया जाता है, लेकिन इसकी सीमा है वो आगे बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन अब पेंशनर्स जो है उन्हें ओपीडी के अंतर्गत पहले है वो 20,000 रुपए तक की लिमिट थी 1 साल के लिए, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 30,000 कर दिया है। मतलब ओपीडी के अंतर्गत तो वो अब 30,000 रुपए तक का इलाज फ्री में करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो मानदेय कर्मचारी है, मानदेय कर्मचारी जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, तो आशा सहयोगिनी है, इनको दरअसल सेवानिवृत्ति पर किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जाता है, लेकिन अभी बजट घोषणा के अनुसार जब ये मानदेय कार्मिक सेवानिवृत्त होंगे 60 वर्ष की उम्र के पश्चात, तो उन्हें एक साथ सेवानिवृत्ति पैकेज दिया जाएगा जो होगा 2 से 3 लाख तक। कितना होगा? 2 से 3 लाख रुपए तक का होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो आंगनवाड़ी कर्मचारी है जो मानदेय पर कार्यरत है, उनमें इस साल है वो 15% की वृद्धि की जाएगी, यानी कि उनका जो मानदेय है अब है वो राज्य मद से जो मानदेय दिया जाता है उसमें 15% की वृद्धि की जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने कौन कौन सी मुख्य घोषणाएं की है, तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।